हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। जी हाँ, इससे पहले हमने जो प्लासी का युद्ध है 1757 उसको हमने देखा, उसका एक्सप्लेनेशन देखा, कारण देखा, उसके बाद मेन पॉइंट देखा। आज भी हम करेंगे बक्सर के युद्ध की कि क्या कारण थे, मेन पॉइंट क्या है, किन किन लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली है और क्या ये टर्निंग पॉइंट था हमारे पूरे भारत के भविष्य के लिए या फिर नहीं, और इसके बाद परिणाम क्या निकला, हर एक चीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बक्सर की लड़ाई है, यानी कि बक्सर का युद्ध जिसको हम कहते हैं 1764 में। अब देखो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों के हाथ में बंगाल का नियंत्रण आ गया था, लेकिन उतना नियंत्रण नहीं आया था जितना वो चाहते थे। वो और ज्यादा चाहते थे कि वो पूरी सत्ता को डायरेक्ट ही जाके अपने नियंत्रण में कर सके। तो जब मीर जाफर को गद्दी पे बिठाया गया उसके बाद उस 1757 से 1760 तक मीर जाफर बैठा था गद्दी पे। उसके बाद मीर कासिम ने गद्दी संभाली 1761 से 1763 तक। तो मीर कासिम ने क्या किया, जब उसको लगा कि अंग्रेज उसको कठपुतली की तरह यूज कर रहे हैं और वो सिर्फ एक नाम मात्र का वहां पे नवाब है, तो वो स्वतंत्र होना चाहा, वो अपनी सत्ता को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता था। और इसीलिए जो मीर कासिम है उसने अंग्रेजों के साथ मनमुटाव स्टार्ट कर दिया, उसकी बात नहीं मानता था, और यही कारण हुआ बक्सर की लड़ाई का। ये एक कारण है, बाकी और भी कारण है वो देख लेते हैं। कि देखो प्लासी के युद्ध 1757 के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, लेकिन उतनी पूरी तरह से नहीं बढ़ाई थी जितना वो चाहते थे। फिर क्या हुआ कि मीर जाफर के बाद मीर कासिम गद्दी पर बैठा और उसको लगा कि अंग्रेज उसका यूज कर रहे हैं और उसको स्वतंत्र एक राज्य चाहिए अपना जिसमें वो राज कर सके, उसका किसी का कोई इन्फ्लुएंस उसको नहीं चाहिए था। तो इसने क्या करा कि अंग्रेजों के विरुद्ध उसने नीतियां स्टार्ट कर दी फॉलो करना, और यही दोनों के बीच में, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में फिर से टकराव का एक मोड़ बना। अब करेंगे रीजन। देखो सेम वही चीजें जैसे सिराजुद्दौला के टाइम पे प्लासी के युद्ध में हुआ था। अंग्रेज चाहते थे कि कर मुक्त उनको व्यापार करना चाहिए और उनको मतलब वो चाहते थे, तो मीर कासिम ने वो मना कर दिया क्योंकि कर उसका हक था लेना और वो कर चाहता था, तो उसने कर मुक्त व्यापार के लिए मना कर दिया और यहीं से एक विवाद स्टार्ट हो गया। इसके बाद मीर कासिम का स्वतंत्र शासन स्थापित करने का एक प्रयास था, यानी कि जो मीर कासिम है वो चाहता था कि वो स्वतंत्र रूप से बंगाल पर शासन करे। ये भी दूसरा कारण बना था बक्सर की लड़ाई का। तीसरा है कि अंग्रेज और नवाब के बीच में जो आर्थिक चीजें हैं, जो आर्थिक तौर पे जो टकराव है वो स्टार्ट हो गए थे, वही कर के लिए जो भी विवाद थे वो स्टार्ट हो गए थे। ये चीजें मीर कासिम द्वारा अंग्रेजों को पटना से हटा दिया गया, यानी कि पटना में जितने सेना थे अंग्रेजों के, मीर कासिम ने उनको वहां से भगा दिया। तो ये सभी कारण थे बक्सर की लड़ाई के। अब देखो अक्टूबर 22 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। कहाँ पे हुआ था, तो बक्सर बिहार में है, जो प्रेजेंट में बिहार है उसमें बक्सर एक जगह है, वहीं पे ये लड़ाई हुई थी और गंगा नदी के किनारे ये है। और जिस जगह पे लड़ाई होती है, चाहे वो पानीपत की लड़ाई हो तो पानीपत में हुआ इसलिए वहां का नाम पानीपत की लड़ाई, प्लासी में हुआ तो प्लासी की युद्ध की लड़ाई, यहाँ पे बक्सर में हुआ तो बक्सर का युद्ध कहा जाता है। यहाँ पे क्या हुआ कि 3 भारतीय शासक थे, यानी कि सबसे पहले मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, इसके बाद शुजाउद्दौला जो लखनऊ का नवाब था जिसको अवध कहा जाता था, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था। ये 3 शासक थे, इन्होंने अपनी एक गठबंधन बनाई और ये तीनों चाहते थे कि अंग्रेजों को यहाँ से हटा दे, क्योंकि अंग्रेज उनको बहुत तंग करते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पूरा शासन उन सभी को पता चल गया था कि ये धीरे धीरे पूरे भारत पर राज करना चाहते हैं और इनको यहाँ से भगाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इन तीनों ने ही एक गठबंधन बनाई। किस किस ने, तो मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था। और दूसरी तरफ कौन था, तो ब्रिटिश की एक कंपनी, यानी कि भारत के 3 ताज, 3 सम्राट, उन्होंने किसके खिलाफ लड़ने का गठबंधन बनाया था, तो अंग्रेज की एक कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये तीनों ही खड़े हुए थे गठबंधन बना के। अब देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। ये देखो शाह आलम द्वितीय ये है मुगल सम्राट, ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और ये है मीर कासिम बंगाल के नवाब। ये इनकी पिक है। और इसके बाद ये हेक्टर मुनरो है, ये है हेक्टर मुनरो, ये भी
ईस्ट इंडिया कंपनी में ये सेनापति थे और इनकी लड़ाई इन तीनों ही नवाबों के बीच में हुई थी। और अब देख लेते हैं कि क्या कारण बने इस युद्ध में, कौन जीता और क्या क्या परिणाम निकले। अब देखो, 3 भारतीय शासकों की संयुक्त सेना लगभग 40,000 थी, अंग्रेजों की तरफ से 7,000 थे। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि जो 7,000 की जो सैनिक टुकड़ी थी उसने 40,000 यानी कि 3 राजाओं की जो पूरी सेना थी उसको हरा दिया। तो कारण था आपसी तालमेल, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है तीनों ही राजाओं के बीच में, तीनों ही नवाब के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई रणनीति नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो जस्ट एक लड़ रहे थे और यही कारण बना लैक ऑफ जो फ्रेमवर्क कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं, लैक ऑफ आइडियाज कहते हैं, उन सभी के कारण ये तीनों ही 40,000 की सेना लेने के बाद ये जो तीनों ही नवाब थे उन्होंने हार का सामना देखा। और इधर से जो जो हेक्टर मुनरो है और ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ 7,000 अपनी सेना के साथ उन्होंने जीत हासिल कर ली। अंग्रेजों के रणनीति और अनुशासन बेहतर थे, यानी कि उनका जो रणनीति थी, जो स्ट्रैटेजी होती है लड़ाई से पहले कि हमें ऐसे करना है वैसे करना है, हर एक चीज़ को वो सिस्टमैटिकली तरीके से लेके चल रहे थे, उनका एक पूरा तरीका था। लेकिन इन तीनों का कोई तरीका नहीं था, ये जस्ट आपस में गठबंधन करके सिर्फ लड़ रहे थे। तो यही एक कारण हुआ कि इन्होंने अपना हार का सामना इनको देखने को मिला। भारतीय पक्ष में आपसी तालमेल की कमी थी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी थी, इसलिए इन तीनों ने आपस में साझेदारी तो कर ली लेकिन जीत नहीं पाए। अब देख लेते हैं कि अंग्रेजों की विजय हो गई, क्योंकि जो तीनों ताज थे भारत के उनके बीच में आपसी तालमेल नहीं था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। 7,000 की टुकड़ी के सामने उनकी जो 40,000 की टुकड़ी थी उन्होंने हाथ घुटने टेक दिए, हार मान लिया, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका कोई स्ट्रैटेजी नहीं था कि कैसे लड़ना है, कैसे सामना करना है। लेकिन उस तरफ जो अंग्रेज थे उनका पूरा सिस्टम में चीज़ें चल रही थी, सिस्टमैटिकली तरीके से वो युद्ध लड़ रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे, इसलिए अंग्रेजों की विजय हो गई। अब क्या हुआ, 3 लोग थे, 3 ताज थे। सबसे पहला मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, वो भाग गया, यानी कि उसने युद्ध छोड़ के वो भाग गया अपनी जान बचाकर। तो इसका तो ये हो गया। फिर दूसरा था शाह आलम द्वितीय, इसको क्या करना पड़ा, जो कि मुगल सम्राट था, इसको इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। अब ये इलाहाबाद की संधि है क्या? इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट है वर्सेस जो रॉबर्ट क्लाइव है जिसने नेतृत्व किया था बक्सर की युद्ध में अंग्रेजों के लिए। तो इन दोनों के बीच में संधि हुई 1765 में, इलाहाबाद की संधि। इसमें क्या है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों प्रांत से अब अंग्रेज कर वसूल सकते थे और यही इनके हाथ में शाह आलम द्वितीय ने नियंत्रण दे दिया, यानी कि कंट्रोल दे दिया कि अब आप यहाँ से कर सकते हो, वसूल सकते हो। ये है इलाहाबाद की संधि। ये हो गया शाह आलम द्वितीय। अब है जो तीसरा पार्टिसिपेंट था वो था शुजाउद्दौला। उसका क्या हुआ, तो इसने अवध इसको वापस मिल गया, लेकिन उसे अंग्रेजों को भारी जुर्माना देना पड़ा। यानी कि शुजाउद्दौला का क्या था कि उसको अवध तो वापस मिल गया क्योंकि अवध का नवाब था, लेकिन उसको उसके बदले क्या करना पड़ा, उसको बहुत ज़्यादा जो टैक्स होता है वो अंग्रेजों को देना पड़ा। उसके बाद ही, इसी शर्त के बाद उसने अवध वापस कर दिया शुजाउद्दौला को। अब यहाँ पे भारत में ब्रिटिश सरकार की वास्तविक शुरुआत यहीं से हुई थी। 1757 में जब 1757 हुआ तो वहाँ से नींव पड़ी, लेकिन वास्तविक कहते हैं, जो डायरेक्ट कहते हैं, वो बक्सर के युद्ध के बाद ही हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों का जो नियंत्रण था वो ज़्यादा हो गया। 1757 के बाद से कंट्रोल आया था, लेकिन उतना नहीं आया था डायरेक्ट वे में, लेकिन बक्सर के बाद उन्होंने डायरेक्ट ही सभी कंट्रोल ले लिए थे। उसने एक साथ 3 प्रांतों के जो ताज थे, नवाब थे, उनको हराया था अपनी 7,000 की टुकड़ियों के साथ। तो यहाँ से जो रियल मायने में हम अगर बात करें कि वास्तविक शुरुआत ब्रिटिशर्सों की यहीं से हुई थी 1764 के बक्सर के युद्ध के साथ। तो ये था हमारा बक्सर का युद्ध। यहाँ पे देखो, ये है इलाहाबाद की ट्रीटी, ये है शाह आलम द्वितीय और ये है हेक्टर मुनरो। इन दोनों के बीच में ये ट्रीटी हो रही है, जिसमें जो शाह आलम द्वितीय है वो अपना पूरा जो कंट्रोल है, जो पूरी पावर है, वो किसको दे रहे हैं, अंग्रेजों को दे रहे हैं। और यही इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। तो ये आज की हमारी वीडियो है जिसमें हमने देखा बक्सर का युद्ध। अब देखो, आपने प्लासी का युद्ध देख लिया,
अच्छे से अगर आपने देखा, आपको सब हर एक पॉइंट याद होगा, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद आता है बक्सर का युद्ध। ये अगर दोनों आपने वीडियो देख लिया तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्या कारण, रीजन, उसके बाद मेन पॉइंट और उसके बाद परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। सिर्फ अगर आप कोई भी बैटल का ये 3 चीज अगर पढ़ लेते हो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और इसके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। तो ऐसे ही हम और भी टॉपिक्स लाते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस जगह को हम और ज़्यादा क्लैरिटी से पढ़ेंगे। तो अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहिए, और आपके एग्जाम और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।